हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज से ट्रिपल सी अप्रैल एग्जाम के लिए न्यू बैच जिसका आज पहला क्लास होने वाला है। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज की इस क्लास में 25 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम अप्रैल में होने वाला है या फिर आगे ट्रिपल सी एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इस पूरी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले बहुत सारे क्लास हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हैं, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे जहां से आप लोग कर सकते हैं। आप जब चैनल पर जाएंगे वहां पर आपको प्लेलिस्ट में जाना है और कई सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी जहां से आप सभी क्लास कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस के कई सारे क्लास हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हैं तो वो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बाकी जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम मई में होने वाला है तो आप सभी के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर एक न्यू बैच लॉन्च किया गया है जहां पर आप सभी अपना एडमिशन ले सकते हैं। कल से वहां पर क्लास स्टार्ट हो गए हैं जिसका समय होता है 7 PM। तो 7 PM पर आपको क्लास मिलती है ट्रिपल सी मई बैच में, जो कि एक कंप्लीट क्रैश कोर्स होने वाला है। तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप सभी के पास ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी का ऑफिशियल एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर से ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ट्रिपल सी मई बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी यहाँ पर आ चुके हैं सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी साथी और भी बच्चे जिनका ट्रिपल सी का एग्जाम अप्रैल में होने वाला है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर सवाल आपसे पूछा गया है, किसी मोबाइल डिवाइस को ट्रैक किया जा सकता है। किसी मोबाइल डिवाइस को ट्रैक कर सकते हैं। मोबाइल ऑनर के नाम से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से आप उसे ट्रैक कर सकते हैं, IMEI नंबर से ट्रैक कर सकते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। किसी मोबाइल डिवाइस को कैसे ट्रैक किया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, IMEI नंबर द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। किसी मोबाइल डिवाइस को IMEI नंबर द्वारा ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। अब कई बार आपसे IMEI का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है IMEI नंबर का। ठीक है। IMEI नंबर आपका 15 डिजिट का होता है, 15 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है जो कि एवरी डिवाइस के लिए दिया जाता है। एक 15 डिजिट का यूनिक नंबर होता है जिसे IMEI का नाम देते हैं, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी से बोला जाता है। अगर आप IMEI नंबर जानना चाहते हैं अपने डिवाइस का तो आप सभी को क्या करना पड़ेगा, *#06# एक कोड डायल करना होता है। तो ये भी सवाल हो सकता है कि IMEI नंबर अगर हमें जानना है तो हम कौन सा कोड डायल करेंगे। तो *#06# कोड आपको डायल करना होता है। कितने डिजिट का होता है, तो 15 अंकों का होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता चल गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलते हैं और यहाँ पर आपको बताना है, निम्न में किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। लो लेवल लैंग्वेज किसे कहा जाता है। क्या मशीनी लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, असेंबली लैंग्वेज को बोला जाता है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो लो लेवल लैंग्वेज की श्रेणी में कौन है बताइएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखो, मशीन लैंग्वेज भी लो लेवल की लैंग्वेज है। ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल की लैंग्वेज है, यानी कि लो लेवल की श्रेणी में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों आते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रान। अब फोर्ट्रान का फुल फॉर्म आपको बताना है। क्या इसका मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, क्या इसका मतलब फार्मूला टेक्निक होता है, फाइल ट्रांसफर होता है, या नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फोर्ट्रान का पूरा नाम आप सभी बताएंगे, कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सही जवाब है फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान का मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा।
अगला सवाल है, एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है, इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीनी लैंग्वेज कोड देता है। ऐसे ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं, ऐसे भाषा अनुवादक को क्या कहते हैं? बताइए। आपको पता है आपका जो कंप्यूटर है वो केवल और केवल मशीनी भाषा समझ सकता है ना, केवल और केवल मशीनी भाषा को समझ सकता है। तो होता क्या है, यहाँ पर मान लिया अगर कोई प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल में है, अब उसको कंप्यूटर कैसे समझेगा, तो उसके लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है जो कि ट्रांसलेट करेगा। तो वही सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि एक ट्रांसलेटर को क्या कहेंगे या उस ट्रांसलेटर को क्या कहेंगे जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीनी लैंग्वेज देता है। तो उसे कहते हैं असेंबलर, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज को अगर मशीन कोड में ट्रांसलेट करना होता है तो ये काम असेंबलर का ही होता है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट करेगा कौन? असेंबलर करेगा, ठीक है। बाकी हाई लेवल लैंग्वेज अगर कोई है तो उसको कंपाइलर और इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है। जैसे सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो सी लैंग्वेज को कंपाइलर ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी असेंबलर। ये असेंबलर क्या करेगा? असेंबली भाषा को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा ताकि कंप्यूटर आसानी से समझ पाए। इसी प्रकार से सी लैंग्वेज है तो इसको कंपाइलर कन्वर्ट कर देगा ताकि कंप्यूटर आसानी से समझ पाए, ठीक है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डैश द्वारा विकसित की गई। जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डैश द्वारा विकसित की गई। किसके द्वारा डेवलप की गई जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बताइएगा। सवाल क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है ना, सवाल नंबर 5 है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जेम्स गॉसलिंग हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जेम्स गॉसलिंग इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, ओरेकल डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ओरेकल किस प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? क्या डाटाबेस है, वर्ड प्रोसेसिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन ग्राफिक? ओरेकल किस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एक डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, लिंक्डइन एक रोजगार उपलब्ध कराने वाला सोशल नेटवर्क में शामिल है। लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जो कि रोजगार उपलब्ध कराने वाला नेटवर्क भी है। या ऐसे भी पूछते हैं कि किस सोशल प्लेटफॉर्म पर आप रोजगार ढूंढ सकते हैं, रोजगार सर्च कर सकते हैं? तो आंसर होता है लिंक्डइन। तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंक्डइन एक रोजगार उपलब्ध कराने वाला सोशल नेटवर्क में शामिल है, एकदम सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लिंक्डइन के माध्यम से आप रोजगार भी सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं। अब सवाल होता है कि लिंक्डइन की स्थापना कब हुई? तो ये 2002 में इसको लॉन्च किया गया था। फाउंडर की अगर बात करते हैं तो रेड हॉफमैन और कॉन्स्टेंटिन जेओरे ये इसके फाउंडर हैं। और हमने अपनी वेबसाइट पर CCCbyfasci.com पर और हमारे चैनल पर भी आपको फाउंडर्स नेम का जो वीडियो हमने दिया था वो मिल जाएगा, जिसमें सभी फाउंडर्स के बारे में हमने बताया है। तो वेबसाइट से भी आप पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पर भी हमने क्लास दी है, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। दिए गए विकल्पों में कौन सा कंप्यूटर में वास्तविक रूप में होता है? दिए गए विकल्पों में कौन सा कंप्यूटर में वास्तविक रूप से होता है ना, एक्चुअली में कौन सा होता है? मैनु होता है, प्रिंट होता है, सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है। रियल में कौन सा होता है, या कोई ऐसा फिजिकल आइटम कौन सा है जो कंप्यूटर में होता है जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हार्डवेयर हो जाएगा, ये होता है रियल में। बाकी सॉफ्टवेयर, प्रिंट, मैनु सभी सॉफ्टवेयर में आते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर रियल में क्या होता है? हार्डवेयर होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य डेटा को डैश में बदलना होता है। एक सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है या उसका पहला उद्देश्य क्या है? डेटा को किस में चेंज करना होता है? मेमोरी में, इंफॉर्मेशन में, प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट में। तो एक सॉफ्टवेयर का उद्देश्य है डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल देना, इंफॉर्मेशन में चेंज कर देना, ठीक है, आपको एक सही रिजल्ट दिखा देना। जैसे मान लिया आपके पास कोई एक वीडियो है जो आपने अभी रिकॉर्ड की है, आपने शूट की है और अब आप चाहते हैं कि हम उसको एडिट करें, तो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर से ही तो आप उस वीडियो को एडिट करेंगे।
और एडिट करने के बाद में जो आपको रिजल्ट मिला है उसे आप इंफॉर्मेशन कहेंगे, वो आपके लिए इंफॉर्मेशन हो गया, आपका आउटपुट हो गया, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य है कि जो आपने इनपुट दिया है उसका एक सही आउटपुट आपको देना, एक इंफॉर्मेशन आपको देना, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्यूआर कोड किस प्रकार का कोड होता है। क्यूआर कोड किस प्रकार का कोड होता है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। क्यूआर कोड किस प्रकार का कोड होता है। देखो क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो ये क्या 2D कोड है, क्या ये 3D कोड है, दोनों है, इसमें से कोई नहीं। तो याद रखना है सभी को, ये आपका एक 2D कोड होता है। क्यूआर कोड एक 2D कोड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्यूआर कोड आपके सामने है। क्यूआर कोड इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स बार कोड, ठीक है, आर 2 डायमेंशनल बार कोड। इसे 2 डायमेंशनल बार कोड कहते हैं या 2D बोलते हैं। इन्वेंटेड इन 1994, 1994 में इसका आविष्कार हुआ बाय द जापानीज ऑटोमोटिव कंपनी डेंसोबैब, है ना। जापानीज ऑटोमोटिव कंपनी डेंसोबैब के द्वारा 1994 में क्यूआर कोड को बनाया गया, डेवलप किया गया। इसे मैट्रिक्स बार कोड कहते हैं। ये 2 डायमेंशनल कोड होता है, 2D होता है, ठीक है। अगर व्यक्ति की बात करते हैं, पर्सन की बात करते हैं, तो डेंसोबैब कंपनी में मासा हिरोहारा नाम का व्यक्ति जिसने इसको डेवलप किया, बनाया था, ठीक है। अब देखो एक सवाल यहाँ से और बन सकता है मैक्सिमम डाटा कैपेसिटी के बारे में। तो इसमें न्यूमेरिक डेटा आ सकता है 7089, अल्फा न्यूमेरिक आ सकता है 4296, 4296, और कांजी आ सकता है 1817। तो ये कुछ डेटा कैपेसिटी है जो भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर रिमोट कनेक्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर रिमोट कनेक्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, रिमोट कनेक्शन के प्रयोग में कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। आंसर इज टीम व्यूअर, ऑप्शन पहला हो जाएगा टीम व्यूअर, ओके। अगला सवाल देखो, एक यूजर द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। एक यूजर द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर, एक यूजर जो कंप्यूटर को चलाता है वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज करता है। क्या वो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करता है, क्या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाता है, क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है, क्या नन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें। यानी कि एक यूजर अपना वर्क कहाँ पर करता है, ठीक है। तो एक यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है। भाई हम जो भी काम करने वाले हैं वो किसी ना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर ही करने वाले हैं। जैसे मान लिया हमें कोई एक रिज्यूमे बनाना है, किसी का बायोडाटा बनाना है, तो हम वर्ड प्रोसेसर यूज करेंगे, हो सकता है हम MS वर्ड यूज कर लें, हो सकता है हम लिब्रे ऑफिस राइटर यूज कर लें। तो जो MS वर्ड है, लिब्रे ऑफिस राइटर, ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहां पर हम अपना काम कर सकते हैं। तो यूजर द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, जब भी हमारी कोई नई क्लास आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी को क्लास को लाइक और शेयर कर देना है, ठीक है। लाइक और शेयर ईमानदारी से सभी को कर देना है। एक वैध ईमेल आईडी में कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं। एक वैलिड ईमेल आईडी में कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। तो एक ईमेल आईडी के अंदर 2 होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक आपका होता है यूजर नेम, क्या होता है, एक आपका यूजर नेम होता है और एक आपका डोमेन नेम होता है, ठीक है, डोमेन नेम होता है। और इन दोनों को अलग करने का काम या जोड़ने का काम @ का सिंबल करता है। तो यूजर नेम पहला वाला पार्ट हो गया और डोमेन नेम दूसरा वाला पार्ट हो गया। कैश मेमोरी किसके मध्य कार्य करती है। कैश मेमोरी जो होती है वो किसके मध्य, किसके बीच में काम करती है। CPU और रैम के बीच में काम करती है, रैम और रोम के बीच में काम करती है, CPU और हार्ड डिस्क के बीच में काम करती है, या उपरोक्त में से सभी। तो कैशे मेमोरी का जो काम है वो किसके मध्य होता है, इसका कार्य किसके मध्य होता है। तो ये CPU और रैम के बीच में काम करता है, CPU और रैम के बीच में काम करता है आपका कैशे मेमोरी, ठीक है। एक सवाल इस प्रकार से भी बनता है कि किस मेमोरी को एक्सेस करने में CPU को सबसे कम समय लगता है, और अगर वहां पे ऑप्शन में रैम दिया होता है तो यही आपका राइट आंसर होता है। सॉरी, अगर ऑप्शन में वहां पर कैश दिया होता है तो यही आपका राइट आंसर होता है।
कैश मेमोरी को एक्सेस करने में कम समय लगता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला हो जाएगा, सीपीयू और रैम के बीच में कैश मेमोरी काम करता है। ठीक है, सिस्टम को बूट करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? सिस्टम को बूट करने के लिए कौन सा आवश्यक है? कंपाइलर, हार्ड डिस्क, बूट स्ट्रैप लोडर, असेंबलर। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा सी। ठीक है, बूट स्ट्रैप लोडर याद रखना है, ये यहाँ पर मुझे लगता है बी पर दिया गया है, बट ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा? बूट स्ट्रैप लोडर। सिस्टम को बूट करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा बूट स्ट्रैप लोडर, ऑप्शन नंबर सी। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल होता है? स्पीकर का इस्तेमाल होता है, सॉफ्टवेयर, भाषा, मॉडेम। ठीक है, व्हाट इज यूज्ड इन अ कंप्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा मॉडेम, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा मॉडेम। और कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों है। तो याद रखना है मॉडेम आपका इनपुट भी है और आउटपुट भी है, इनपुट भी है और आउट भी है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? अगर आप प्रिंट प्रीव्यू करना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो आप कौन सी कमांड, कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, या कौन सी कमांड आप देंगे? कंट्रोल शिफ्ट ओ आप प्रेस कर सकते हैं, प्रिंट पर जाएंगे फिर प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे, कंट्रोल पी आप यूज कर सकते हैं, लेआउट में जाएंगे फिर प्रिंट प्रीव्यू में आप जाएंगे। बताओ, तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की आपको बतानी है। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ हमें प्रेस कर देना होगा। कंट्रोल शिफ्ट ओ जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक प्रीव्यू आ जाएगा कि प्रिंट होने के बाद में हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिखेगा, उसका पहले ही हम एक प्रीव्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ से हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई हाइट कितनी होती है? बाय डिफॉल्ट सेल की हाइट कितनी होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क में? ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 0.18 इंच होती है, 0.18 इंच हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका। ठीक है, देखो यहाँ पर जो आपकी रो है उसकी हाइट को बताया गया है, डिफॉल्ट 0.18 इंच होता है, मैक्सिमम होता है 39.37 इंच होता है, यानी कि 99 पॉइंट, ठीक है, 99 सेंटीमीटर में अगर कभी पूछे तो ये याद रखना है, मतलब 100 सेंटीमीटर। ये कई बार एक बार सवाल पूछा गया था कि कैल्क में मैक्सिमम जो रो है उसकी हाइट कितनी होती है और आपको सेंटीमीटर में बतानी थी, तो वहां पर सेंटीमीटर में बतानी थी, ऐसा सवाल था। तो और वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया था 100 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं 99.99 cm दिया है, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर ऑप्शन में ही 100 सेंटीमीटर पहले से दिया था, तो इसी को आपको फिर करना है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ लेनी है थोड़ा सा। कॉलम की बात करें तो 0.89 इंच होता है, डिफॉल्ट होता है। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो वही होता है 39.37 इंच होता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कहीं पर नोट डाउन कर लेना है। यूपीआई पिन कितने डिजिट की होती है? यूपीआई पिन कितने डिजिट की होती है? यूपीआई पिन कितनी डिजिट की होती है? तो 4 से 6 डिजिट की होती है, 4 से 6 डिजिट का हो सकता है यूपीआई पिन। डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को ऊपर नीचे करने के लिए माउस डैश कार्य करता है। माउस क्या करता है? पेज को जब आप ऊपर नीचे करते हैं डॉक्यूमेंट में, तो फिर माउस का उसे माउस का जो वर्क करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? माउस क्या करता है? फ्लाई करता है, विगल, जंप, स्क्रॉल करता है। तो आंसर हो जाएगा डी, माउस स्क्रॉल करता है ना। माउस में एक बीच में आपने देखा होगा स्क्रॉल व्हील होता है, जिससे हम पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा है, माउस स्क्रॉल करेगा। सबसे पहला ईमेल कहाँ भेजा गया था? सबसे पहला ईमेल कहाँ पर भेजा गया था? फर्स्ट ईमेल कहाँ भेजा गया था? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका में, ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूपीआई को किसने लॉन्च किया? यूपीआई को किसने लॉन्च किया? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है, और इसको लॉन्च किया है रघुराम जी राजन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, रघुराम जी राजन। ठीक है, और अगर पूछें कि कब किया गया, तो 11 अप्रैल 2016 को इसे लॉन्च किया गया था यूपीआई को। अगला सवाल है, केस को चेंज करने की शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी है? केस चेंज करने की शॉर्टकट की, केस को बदलना है। केस चेंज का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे अपर केस में है आप लोअर केस में कर सकते हैं,
ठीक है, आप स्मॉल में लिख सकते हैं, छोटे अक्षरों में लिख सकते हैं, बड़े में लिख सकते हैं, सेंटेंस केस में लिख सकते हैं। इस प्रकार से केस को हम चेंज कर सकते हैं। इसके शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 से हम केस चेंज कर सकते हैं। अगर अपर में है तो लोअर में हो जाएगा या सेंटेंस में हो जाएगा। USB का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB? USB का पूरा नाम आपको बताना है। USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है USB का फुल फॉर्म। बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से डैश को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। बाहरी विशेष उपकरणों के इस्तेमाल से आप कैसे पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं? कैसे? पीरोम, EPROM या फिर रैम। 25 में आपका राइट आंसर होगा EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास समझ में आई होगी। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी है इसको लाइक शेयर अवश्य करना है। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करना है ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। और अगर आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको अपने टेलीग्राम पर सर्च करना है CCC बाई फशड़ी और वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.cccyfsh.com पर करते रहेंगे। यहाँ पर जितने भी मॉक टेस्ट दिए गए हैं उनको आपको लगातार करते रहना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पर डेली आपको अपने मॉक टेस्ट हर हालत में करते रहने हैं। ठीक है, और जिन बच्चों का मई में एग्जाम है तो आप सभी हमारे प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो बहुत शानदार है, जिसका समय 7 PM पर होता है। तो आप 7 बजे लाइव बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, उस बैच का जो प्राइस है वो 599 है, लेकिन आप उसे 349 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। और ऐसे साथी जिनका अप्रैल में एग्जाम है और जो चाहते हैं कि कंप्लीट क्रैश कोर्स पढ़ें, तो आपके लिए भी हमारे CCC बाई फशड़ी मोबाइल एप्लीकेशन पर एक बैच है, जिस बैच को आप ले सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे क्लास हमने ऑलरेडी करा दिए हैं, और जो क्लास हमने करा दिए हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। आप उन्हें बाद में भी रिकॉर्ड होने के बाद, जैसे आप लाइव क्लास हो जाता है तो लाइव क्लास होने के बाद में भी आप उन्हें देख सकते हैं। एज ए रिकॉर्डेड क्लास वो आपको मिल जाएंगे, तो आप उस बैच को भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो क्लास हमने आपको बताए हैं CCC बाई फशड़ी मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे। जब आप CCC बाई फशड़ी मोबाइल एप्लीकेशन पर जाएंगे, पेड कोर्सेस में आपको जाना है और वहाँ पर ये सारे बैच आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।